हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भवेदी पाटीदार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं नेविगेटर इंस्टीट्यूट पर। और दोस्तों, हमारा चल रहा है हाइड्रोलिक मशीन्स। लेक्चर नंबर 4 है आपका। प्रीवियस 3 लेक्चर्स में हमने इंपैक्ट ऑफ जेट को कंप्लीट कर लिया है। इंपैक्ट ऑफ जेट में आपने डिफरेंट टाइप की ब्लेड्स पर इंपैक्ट किया और इंपैक्ट करके बताया कि उससे आप टोटल जो है कितना फोर्स निकाल सकते हैं इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। एंड देन आपने उससे एफिशिएंसीज को भी कुछ कैलकुलेट किया था और आपने आंसर निकाले थे। इम्पैक्ट ऑफ ब्लेड में आपने 2 कैटेगरी बनाई थी। इन वन कैटेगरी यू फिक्स द प्लेट, या आपकी प्लेट जो थी वो स्टेशनरी थी। इन सेकेंड कैटेगरी देयर इज अ मूविंग प्लेट। तो आपको अब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं आज, आपका जो चलेगा ये चलेगा आपका क्या, मूविंग प्लेट वाला सीन। क्योंकि आप अगर टरबाइन या पंप की जब बात करते हैं तो टरबाइन और पंप में ब्लेड जो है जो मूव करने वाली है, ब्लेड जो मूव करेंगी उसके बेसिस पर आंसर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। आज की अपकमिंग की बात करें अगर हम लोग, तो मैं बेसिकली आपको पहले तो ये बताने वाला हूं कि हमारे पास अगर मल्टीपल ब्लेड्स आ जाती हैं तो मल्टीपल ब्लेड के मोशन के द्वारा हम लोग कितना फोर्स वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, नमस्ते नमस्ते। चलो, बारिश तो होना ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, होने दो। तो हमने कहा कि पहला तो आज हम किस पे करने वाले हैं, हम लोग निकालने वाले हैं एफिशिएंसी ऑफ अ मूविंग ब्लेड या मल्टीपल ब्लेड्स, वो निकालेंगे। देन उसके बाद हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में थोड़ी सी स्टडी करेंगे। हाइड्रो पावर प्लांट जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में उसका लेआउट देखेंगे और उससे कुछ समझेंगे। हाइड्रो पावर प्लांट बहुत पढ़ना बहुत जरूरी है इफ वी वांट टू स्टडी अबाउट दी टरबाइंस। ठीक है, तो टरबाइन पर भी आज ही आने वाले हैं। टरबाइन क्या है, तो एक तरीके की मशीन होती है। ठीक, स्टार्ट करते हैं। इनकी कैटेगरी वगैरह क्या होती है। हाँ ठीक है, भेज देंगे, है ना, क्लियर। 1 सेकेंड। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आपको यहां पर हमने बताया है कि एक सीरीज ऑफ ब्लेड जब अगर आ जाती है आपके पास तो उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब ये डायग्राम बनाने में काफी टाइम लगता है, इसलिए रेडीमेड डायग्राम मेरा ही खुद का बनाया हुआ लिया है मैंने। ध्यान से देखो। पहली बात तो यहां पर ध्यान से देखोगे आप तो आपको सेंटर पर दिखाई देने वाला है यहां पर एक्सिस इसका। ठीक है, ये क्या हो गया, एक्सिस हो गया। फिर उसके बाद जो आपको ये अंदर जो ये जो थोड़ा सा ग्रेइश कलर जो दिखाई दे रहा है, ये हमारा सॉरी, ये हमारा शाफ्ट कहलाता है। ध्यान से सुनना, सारे कंपोनेंट के बारे में भी इंपॉर्टेंट जानकारी, सारे कंपोनेंट भी इंपॉर्टेंट होते हैं जिनकी जानकारी आपको होना चाहिए, है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो अंदर ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये शाफ्ट कहलाता है। शाफ्ट के ऊपर जो येलो कलर का आपने दिया है, ये येलो कलर जो है, ये येलो कलर से जो दिखाया गया है ये रनर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रनर कहलाता है। और रनर को ही हम लोग रोटर भी कहते हैं। आज के बाद अगर रनर की जगह रोटर या रोटर की जगह रनर लिखा हुआ आ जाता है तो आप उसको कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करने वाले हैं, ये जो आपको ब्लू कलर की दिखाई दे रही है ये सब ब्लेड्स हैं। ये सब क्या है, ब्लेड्स है। ब्लेड की अगर आप शेप की बात करें तो ब्लेड का शेप जो है अभी वो फ्लैट लिया हुआ है, केवल समझाने के दृष्टिकोण से। अब जब ये आपको ब्लेड्स यहां दिखाई दे रही हैं आपके, ब्लेड्स इसका मतलब किस पर कनेक्ट होती है, तो ब्लेड कनेक्ट होती है रनर के ऊपर। और रनर किससे अटैच होता है, तो रनर शाफ्ट से अटैच होता है। नाउ अगर आप ये देखें तो हमारे पास एक पाइपलाइन है। पाइपलाइन के थ्रू हमारी यहाँ पर नोजल लगी हुई है। पाइपलाइन के आगे नोजल है। नोजल से ये जो रेड कलर की आपको दिखाई दे रही है, इट इज अ जेट। ये क्या है, यहाँ पर आपकी जेट हो जाएगी। ठीक है, ये जेट हो जाएगी जिससे आप वाटर थ्रो करते हैं। और जेट का इंपैक्ट आपको कहां करवाना है, ब्लेड के ऊपर। आपने ये जेट का इंपैक्ट ब्लेड के ऊपर करवाया। जब आपने कहा कि हम ब्लेड के ऊपर इंपैक्ट करवाते हैं तो हमारी जेट की वेलोसिटी कितनी होती है, तो आप जेट की वेलोसिटी को हमेशा से v लेते आए हैं। ये लीजिए यहां पर आपकी v वेलोसिटी, जेट की वेलोसिटी क्या हो गई, v वेलोसिटी हो गई। नाउ इसके बाद अगर आप बात करें, ठीक है, ब्लू ही ठीक दिख रहा था। इसके बाद आप देखें कि हमारा ये जो जेट है, इस जेट के थ्रू जब ब्लेड पर हिट हो रहा है तो ब्लेड आगे की तरफ बढ़ेंगी। तो आप यहां देख पाएंगे कि ब्लेड हमारी क्या है, 1 बाय 1। जैसे इस वाली ब्लेड पर आपने हिट किया तो ब्लेड आगे बढ़ेगी, तो दूसरी वाली ब्लेड सामने आ जाएगी, उस पर इंपैक्ट होगा। उस पर इंपैक्ट होगा तो इस तरीके से आपको क्या मिलने वाला है, मोशन मिलने वाला है। और वो जो रोटरी मोशन या रोटेशनल मोशन होगा उसका एक कांस्टेंट ओमेगा आएगा, विच इज ओमेगा हमने यहां पर लिया हुआ है। ठीक, अगली बात अगर हम करें कि ये जब ब्लेड आगे बढ़ती है तो वो कुछ वेलोसिटी के साथ बढ़ती है। और वो ब्लेड की वेलोसिटी को हमने हमेशा क्या लिया हुआ है, उसको हमने लिया हुआ है u। ब्लेड वेलोसिटी को आप क्या लेते हैं, ब्लेड वेलोसिटी को आप u लेते हैं। ठीक है, ब्लेड वेलोसिटी आपने लिखा है u। नेक्स्ट आगे बात करेंगे अब कि जब आपकी ब्लेड्स ओमेगा वेलोसिटी से घूमेगी तो रनर भी कितनी वेलोसिटी से घूमेगा, एंगुलर वेलोसिटी उसकी भी ओमेगा हो जाएगी।
अब आप देख पा रहे होंगे कि जहां पर जेट का इंपैक्ट हो रहा है उस लाइन ऑफ इंपैक्ट के ऊपर हमने एक यहां पर सर्कल ड्रॉ किया है, ये दिखाई दिया। ये सर्कल अगर आप देखेंगे तो ये लाइन ऑफ इंपैक्ट पे ड्रॉ किया हुआ है। इस सर्कल से ही आपका सारा लाइन ऑफ एक्शन पे फोर्स लगने वाला है और इसे हम कहते हैं एक्चुअल में पिच डायामीटर। क्या कहते हैं? पिच डायामीटर। जहां पर हमारी जेट इंपैक्ट करेगी या जहां पर जेट का इंपैक्ट होगा हर बार हर ब्लेड के लिए, इस ब्लेड पर यहां होगा, 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 इस पर यहां, इस पर यहां, इस पर यहां और इस पर यहां। तो जब आप ये सर्कल ड्रॉ करोगे तो ये सर्कल पर जो डायामीटर आता है वो कहलाता है पिच डायामीटर और उसी की अगर आप रेडियस लेंगे तो पिच रेडियस हो जाएगी। क्लियर है? लाइन ऑफ इंपैक्ट का लोकस बनाया हुआ है। हाँ, आप बोल सकते हैं लोकस बनाया हुआ है कि जब ये ब्लेड मूव करेंगी तो उनका जो भी पॉइंट्स होंगे उनका हमने ये लोकस बनाया है। नाउ अगर मास फ्लो रेट इन दी पाइप आपका एम डॉट है तो आपका एम डॉट बराबर रो ए वी हो जाएगा। यहां से ये दो डी है आपके पास। एक मैंने अभी आपको समझाया कि ये कैपिटल डी जो है, ये कैपिटल डी हमारे लिए क्या होता है? ये कैपिटल डी होता है हमारा पिच डायामीटर और एक आप स्मॉल डी देख पा रहे होंगे। एक ये जो स्मॉल डी है ये हमारा जेट का डायामीटर है विच इज यहाँ रिटर्न है। यहाँ पे डायामीटर ऑफ जेट समझ जाएंगे। इसमें जितनी बातें हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है और एक्सप्लेन करने के साथ उनका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है कि देखिए U1 जो होगा, U1 क्या होगा सर? U1 जो है वो वेलोसिटी है हमारी कहां पर? इनलेट पर। U2 क्या है? वो वेलोसिटी है आउटलेट पर। अभी मैं इसका आपको एक डायग्राम और बनाकर बताऊंगा। अभी ये जो जितनी बातें लिखी हुई है इसका एक डायग्राम और आपके पास आएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है? ये जब डायग्राम आएगा तो आप समझ जाएंगे कि U1 और U2 क्या है। चलिए थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि हमारी U1 वेलोसिटी कौन सी हो गई? ये आपकी U ब्लेड की वेलोसिटी है। यहां पर जो आप वेलोसिटी देखोगे एंट्री पर वो क्या हो जाएगी? U1। और जब आप एग्जिट पर देखेंगे ये सारा फ्लो जो है वो अंदर जाएगा, अंदर की तरफ जा रहा है, ब्लेड पर मार के यहां आ जा रहा है तो U2 वेलोसिटी हो जाएगी। वो आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे। ठीक है? U1 U2 हो गया आपका। आपने कहा सर कैपिटल यू स्मॉल यू तो आपका ब्लेड या वेन की वेलोसिटी हो जाती है, डी इज द डायामीटर ऑफ व्हील या फिर पिच डाया बोल देंगे और आर जो होगा वो रेडियस हो जाएगी या पिच रेडियस हो जाएगी। ये बेसिक सी बात थी आपको जो यहाँ पर लिख कर दी है। अब जब भी कभी इस केस के लिए बात करें, फ्लैट वेन के लिए आप बात करते हैं तो हम यहाँ मानते हैं कि जितनी ब्लेड की वेलोसिटी है वही एग्जिट पर और वही एंट्री पर रही होगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि अगर आपको कोई बोल दे कि सर इस ब्लेड की वेलोसिटी यू है तो जो पॉइंट की वेलोसिटी यहां पर यू आ रही है उसकी U1 भी तो आएगी क्योंकि ये एंट्री का पॉइंट है और उतना ही पानी बाहर निकलना चाहिए, मतलब एग्जिट पर भी वेलोसिटी उतनी ही होगी। एक्चुअल में ये चीज होती ही है, ये चीज होती ही है। तो आपने कहा तो U1 U2 एंड U आर इक्वल और इसे हम कैसे लिख सकते हैं? वेलोसिटी जब भी आप लिखते हैं वेलोसिटी को तो आपकी लीनियर वेलोसिटी जो होती है, कौन सी वाली? लीनियर वेलोसिटी जो होती है विच इज किसके बराबर होती है? तो आप कहेंगे सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमारे यहां पर रेडियस आने वाली है, रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी के बराबर, रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होता है। जब आप ये लिखेंगे तो आपके लिए U हो जाएगा और रेडियस इज द R और आपका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये ठीक है? ये जो यहां लिखा है यही आपको डायरेक्टली ऊपर फॉर्मूले में लिख दिया गया है तो आप इसको थोड़ा समझ जाएंगे। ठीक है ना? चलिए अब आपने कहा कि सर ये जो ओमेगा होता है ये किसके बराबर होता है? तो ओमेगा इज ऑलवेज इक्वल्स टू पाई डी एन बाई 60। किसके बराबर? पाई एन बाई 60। 2 पाई एन बाई 60 के बराबर होता है। और अगर 2r देखेंगे तो वो डी बन जाएगा और वो बन जाएगा पाई डी एन बाई 60 और ये किसकी वेलोसिटी हो जाएगी? ये लीनियर वेलोसिटी हो जाएगी। ये पाई डी एन बाई 60 जो है ये लीनियर वेलोसिटी है, ध्यान रखें। एंगुलर तो केवल ये यहां थी, ये जो आपने लिखा ना इसको आप एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, केवल ये ओमेगा आपके लिए एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है? एंगुलर वेलोसिटी जिसकी वैल्यू कितनी होती है? तो 2 पाई एन बाय 60 होती है, 2 पाई एन बाय 60। और अगर आप ओवरऑल r और 2 को मर्ज कर देंगे तो d बन जाएगा, आपका फाइनल 2 पाई डी एन बाय 60 बन जाएगा। यहां तक किसी को कोई परेशानी हो तो बताइए। ठीक, क्या ये बातें क्लियर है? ये डायग्राम क्लियर है सबको? इस डायग्राम में और कुछ नहीं बचा है, ये जितना भी था मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे होता है। ठीक है? अब अगर इसका मुझे एफिशिएंसी निकालना हो, किसके लिए? जब सीरीज ऑफ ब्लेड्स दी हुई है, सर इनलेट आउटलेट क्या है,
आदित्य जहां पर जेट स्ट्राइक करती है वो इनलेट होता है और जहां से जेट बाहर जाती है वो आउटलेट होता है, जैसा कि हम हर बार करते आए हैं। कल आप लोगों ने जो पढ़ा उसमें आपने क्या कहा, अगर आपके पास एक कर्व्ड ब्लेड भी होती, कैसी होती आपके पास एक कर्व्ड ब्लेड होती ऐसी, मान लीजिए आपको जो कल डायग्राम बनाकर बताया जा रहे थे उसमें ऐसा ही कुछ था, अगर आपके पास एक कर्व्ड ब्लेड होती ये, और इसमें आपने जो फ्लो करवाया था तो आपने कभी ऐसे करवाया था तो कभी आपने ऐसे करवाया था, ये भी वी हो सकता है या ये भी वी हो सकता है। तो अगर आपका हॉरिजॉन्टल यहां पर इंपैक्ट हो रहा तो ये 1 पॉइंट कहलाता था, और अगर आपका टेंजेंशियल आप इंसर्ट करवा रहे थे तो 2 पॉइंट ये होता है। क्लियर है? पावर ट्रांसमिशन में 2, हाँ ठीक है वो अभी आएगा, डोंट वरी। क्लियर है? 1 पॉइंट ये हो गया। अगर आपने सेंटर पर स्ट्राइक की होती, कहां पर स्ट्राइक की होती? सेंटर पर, तो आपका ये क्या हो जाता है, ध्यान से देखो, हाँ तब आपका क्या हो जाता है, ध्यान से देखना, यहां पर आपका फ्लो यहां से होते हुए निकलता इधर से और इधर से जाता, फ्लो जाता, और जब आपके फ्लो जाते तो इस पॉइंट को ध्यान से, इस पॉइंट को आप क्या कहते, इस पॉइंट को आप कहते पॉइंट नंबर 2, और इस पॉइंट को भी आप कहते थे पॉइंट नंबर 2। अगर मास फ्लो रेट एम डॉट आ रहा था तो वो 1 पॉइंट पे आपका एम डॉट रहता, और यहां से एम डॉट बाई 2 निकलता, और यहां से भी एम डॉट बाई 2 निकलता। देयर इज नो फ्रिक्शन, देयर इज नो लॉस ड्यू टू द फिनिशिंग ऑफ द ब्लेड। ब्लेड हम इतनी अच्छी फिनिश करके बनाते हैं कि उसमें कोई भी लॉसेस ना हो। क्या ये बात अब समझ में आई? और अगर आपने इसी पर स्ट्राइक की होती, किस तरीके से वो भी देख लो, अगर आपने स्ट्राइक की होती, हमारी ब्लेड जो है उसके ऊपर स्ट्राइक आपकी कैसी होती? यार ये तो बिल्कुल अलग अलग ही आ गया। हटाओ, ठीक है। अगर मान लीजिए आपकी स्ट्राइकिंग ऐसी की हुई होती, तब आप उसको क्या कहते हैं, ये सर हमारी इनलेट वेलोसिटी हो गई, ये हमारी क्या हो गई, इनलेट वेलोसिटी, तो ये पॉइंट 1 कहलाता। और जो ये फ्लूइड होगा वो ऐसे करके बाहर निकलता है यहां से, तो जब यहां से बाहर निकलता तो ये वाला पॉइंट 2 कहलाता है। ये आपका इनलेट है, जिसको आप और क्या कह सकते हो, एंट्री। इनलेट को ही क्या कहा जाता है, एंट्री, और ये क्या हो गया, एग्जिट, या इसी को आप क्या कहते हैं, आउटलेट। इसको पॉइंट 2 से दिखाते हैं हमेशा, और इसको पॉइंट 1 से दिखाते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम कहेंगे कि इसकी अगर मुझे क्या निकालना हो, इसकी अगर मुझे एफिशिएंसी फाइंड आउट करना हो तब मैं क्या करूंगा। तो भाई साहब पहले तो वर्क डन निकालिए, पहले आप एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या लिखते हैं, एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें पावर एट इनपुट और पावर एट आउटपुट चाहिए। हम पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट करते हैं, एफिशिएंसी फाइंड आउट हो जाती है। तो इनपुट और आउटपुट पर पावर निकालने के लिए सबसे पहले अगर मेरे आउटपुट पर पावर जब मैं निकालता हूं तो वो F इंटू वी आता है। क्या आता है, आपने ही कल कहा था F इंटू वी आता है, और जब आपका F इंटू वी आएगा तो आपको फोर्स चाहिएगा। यहां पर आप इस केस में जब देखेंगे तो आपका फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, यानी कि इसको मैं x कंसीडर कर लेता हूं फॉर नाउ, ये मेरे लिए x डायरेक्शन हो जाएगी और ये मेरे लिए y डायरेक्शन हो जाएगी। x डायरेक्शन में वेलोसिटी हमें पता है विच इज u मीटर पर सेकेंड, और x डायरेक्शन का फोर्स को fx लिखूंगा। fx जब भी लिखा जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, वो हमारा मोमेंटम में चेंज आएगा, और मोमेंटम में चेंज कैसे आएगा, आप लिखेंगे मोमेंटम एट एंट्री माइनस मोमेंटम एट एग्जिट, और आपके लिए ये हो जाएगा m डॉट इंटू वी माइनस यू। ये फोर्स निकाल रहा हूं मैं अभी, केवल ये मैं क्या निकाल रहा हूं, केवल फोर्स निकाल रहा हूं। ठीक, जब आपका फोर्स आ जाएगा तो आप कहेंगे, एक सेकेंड ना, जब आपका फोर्स आ जाएगा तो आप कहेंगे कि सर इस फोर्स में आप, ये फोर्स आया आपका मास इनटू वेलोसिटी के हिसाब से चेंज, मास ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये क्या होता है m इंटू वी, और ये क्या होता है t। m इंटू टी को क्या लिख सकते हैं, m बाई टी को क्या लिख सकते हैं, मास फ्लो रेट इंटू v हो जाएगा mv। तो ये फोर्स आया, देखो mv। इसको अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता था, मास फ्लो रेट को रो एवी या रो क्यू लिखते हैं, एंड आपका वेलोसिटी जो है, इस बार जेट ने जो फोर्स भेजा है, जेट का जो फोर्स लग रहा है उसके आगे ब्लेड यू वेलोसिटी से आ रही है, जेट जो है वो वी वेलोसिटी से आ रहा। तो रिजल्टेंट, या हम कहें कि रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, v माइनस यू होगी। अब ये शायद आप डायरेक्टली अब आप समझ पाए होंगे, अभी भी आप शायद टरबाइन को नहीं समझे होंगे, या आपको अब थोड़ा थोड़ा अगर एहसास हो रहा हो, फीलिंग हो रही हो कि हम टरबाइन पढ़ रहे हैं एक्चुअल में। एक टरबाइन का बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बिल्कुल बेसिक।
ये टरबाइन समझ लोगे तो आगे के टरबाइन की एफिशिएंसीज निकालना बड़ी आसान हो जाएगी, आगे के टरबाइन की कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाएगी। और अगर मान लो इम्पैक्ट ऑफ जेट नहीं पढ़ाया जाता, इम्पैक्ट ऑफ जेट नहीं पढ़ाया जाता, तो आपको क्या ये पॉइंट समझ में आता? क्या आप वर्क डन पर सेकेंड निकाल पाते हर किसी ब्लेड के लिए अलग अलग? क्या आप वहां से पावर इनपुट काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड बता सकते थे? आप नहीं बता पाते। इसलिए हम लोगों ने बेसिक पढ़ा, बिल्कुल पहला एम डॉट इंटू वी पढ़ा, फिर उसके बाद v माइनस यू पढ़ा, फिर साइन स्क्वायर थीटा पढ़ा, मोशन में आया तो 1 प्लस कॉस थीटा, सब पढ़ा। और अल्टीमेटली हमारे पास ये एफ है। एफ में अगर मुझे पावर आउटपुट लिखना है तो मैं वर्क डन पर सेकेंड लिखता हूं, यही मेरी पावर आउटपुट बनेगी। और एफ एक्स इंटू जो यू आपको फाइनली मिल रहा है वो आपका क्या मिलता है? जो ब्लेड जिस वेलोसिटी से भाग रही है, ब्लेड जिस वेलोसिटी से जा रही है, उतना ही आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दिखाई देगा। इसलिए एफ एक्स इंटू यू करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? वो पावर आउटपुट मिल जाएगा। पावर आउटपुट में आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और अदरवाइज आप लिखना चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं एम डॉट वी माइनस यू इंटू आपका यू। ठीक है। और इनपुट पावर की बात करें तो इनपुट पावर किसकी होगी? जो नोजल से आपका फ्लूइड निकल रहा है, और नोजल पे जो फ्लूइड आ रहा है वो काइनेटिक एनर्जी लेकर आ रहा है। तो ये जो बोर्ड पे 3 चीजें लिखी हैं, क्या ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई? मुझे एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए तो मैं अब फटाफट आगे बढ़ूं। ये जो 3 चीजें, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, वर्क डन पर सेकेंड और इनपुट पावर, तीनों बातें क्लियर हैं? जी चलिए, तो हमें निकालना है एफिशिएंसी, एज हमने प्रीवियस लेक्चर में किया, मैं रिपीट पूरा नहीं करूंगा। मैंने आपको बता दिया था कि हाउ टू गेट मैक्सिमम एफिशिएंसी। आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट लगाना होता है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल करते हैं और उसको इक्वल टू 0 कर देते हैं, हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल जाती है। तो आप जब भी कभी फ्लैट ब्लेड के लिए एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे तो आप लिखेंगे सीरीज ऑफ ब्लेड्स के लिए पावर आउटपुट टू द पावर इनपुट, व्हाट वी आर गेटिंग इज वर्क डन पर सेकंड। हमको जो मिल रहा है वो वर्क डन पर सेकंड है। व्हाट वी आर गिविंग या वी हैव गिवन कितना? काइनेटिक एनर्जी थ्रू द नोजल, तो काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड लिखेंगे। वर्क डन पर सेकंड आपने लिखाया हुआ है, अभी आपने मास फ्लो रेट इनटू v माइनस यू रिलेटिव वेलोसिटी इनटू u डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी होती है। ये आपके पास अल्टीमेटली एफिशिएंसी का फॉर्मूला आएगा, ट्वाइस ऑफ मल्टीप्लाई कर देंगे u को अंदर तो uv माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ये पूरी कैलकुलेशन में कुछ भी ऐसी खास बात नहीं है जो आपको समझ में ना आए। ठीक है। उसके बाद जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं किसके लिए? टू गेट मैक्सिमम एफिशिएंसी, हम क्या करते हैं? हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन करते हैं और डिफरेंशिएशन करके उसको किसके बराबर रख देते हैं? 0 के बराबर। जब आप उसको 0 के बराबर रखते हो तो आप उसको वेरिएबल के अगेंस्ट डिफरेंशिएट करोगे। वेरिएबल आपका u था, आपने यहाँ से कुछ कांस्टेंट जैसे 2 और v स्क्वायर को 0 के बराबर भेजा, इसका डिफरेंशिएशन किया, इसमें केवल v आएगा और यहाँ से 2u हो जाएगा। v माइनस 2u इज इक्वल टू 0, तो v बराबर 2u आ जाएगा और v बराबर 2u इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी। जब आपके पास कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी आ जाता है तो आप उसी को अपने फॉर्मूले में जो आपने डिराइव किया था उसमें रख देंगे, तो आपको क्या मिलने लग जाएगा? मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलने लग जाएगी। क्या मिलेगी? मैक्सिमम एफिशिएंसी। ये रहा फॉर्मूला। आपने बस v की जगह 2u रखा है, जब यहाँ 2u रखोगे तो 2u स्क्वायर बनेगा और ये u स्क्वायर बनेगा डिवाइडेड बाई 2u रख दोगे तो 2 का भी 4 हो जाएगा और u का स्क्वायर बन जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे कल आपने जो निकाला था वो एफिशिएंसी केवल 8/27 यानी कि 26 समथिंग परसेंट आ रही थी, और आज वो आई है 50% आई है। यू विल गेट 50% एफिशिएंसी इन केस ऑफ सीरीज ऑफ फ्लैट वर्टिकल ब्लेड। अभी भी फ्लैट वर्टिकल ब्लेड है, अभी भी आप कंडीशन पे नहीं पहुंचे हो, अभी आपका टरबाइन बनेगा, डोंट वरी। ये आदित्य ने बहुत सही बात पकड़ी, ये बात बोलना चाहिए कि जो एफिशिएंसी सिंगल ब्लेड के लिए जो 8/27 आती रही वो अब वो कितनी हो गई? 1/2 या 50% हो गई। एंड दिस इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी। समझ में आई ना आप लोगों को बात? ठीक है, ये क्या हो गई? मैक्सिमम एफिशिएंसी हो गई। क्लियर? ठीक, चलिए, तो अगर ये समझ में आ चुका है तो अब हम आगे बढ़ेंगे और थोड़ा और कुछ पढ़ते हैं। एक अलग टाइप की ब्लेड जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात यहां पर करेंगे। और क्यों करेंगे? क्योंकि आपने जो अब टरबाइन पढ़ना है उनमें आपकी टरबाइंस के जो ब्लेड्स होते हैं वो बहुत ही, अभी हम लोगों को तो उतना डिटेल में पढ़ाया नहीं जाता है। टरबाइन की जो ब्लेड्स होती है ना वो बहुत टेक्निकली डिजाइन की जाती है, उसमें इतने सारे स्पेसिफिकेशन होते हैं, इतनी सारी चीजें होती है उसमें, क्या बताएं। मतलब ठीक है जो भी है, पर हम बेसिक तो पढ़ें।
अब आप यहां पर एक डायग्राम देख पा रहे हैं जो कि आपके लिए मे बी इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, पर फिर भी हम समझने की कोशिश करते हैं। डायग्राम हमने इसलिए बनाया बिकॉज ये डायग्राम बनाने में मुझे 20 मिनट लग गए। कितने? 20 मिनट। 5 मिनट में तो ब्लेड ही बनी है केवल, तो इसलिए आपको मैं ये डायग्राम डायरेक्ट प्रोवाइड कर रहा हूं। आप लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर पे देखेंगे तो सिमेट्रिक वेन दिखाई दे रहा है आपको, सिमेट्रिकल वेन दिखाई दे रहा है। आप देख पा रहे हैं ब्लेड जो है वो आपकी सिमेट्रिकल है। कैसी है? सिमेट्रिकल। कैसे पता चला सर सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक है? सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक देखने के लिए आप यहां आ जाया करो। ये देखिए जरा, क्या ये दोनों एंगल जो है, ये दोनों एंगल आपको अभी फाई और फाई दिख रहे हैं? अगर ये एंगल दोनों बराबर हैं, अगर ये एंगल दोनों बराबर है, इट मींस कि आपकी ब्लेड जो है वो सिमेट्रिक है। मैं इसको यहां पे फिर से बना देता हूं, ये मेरा फाई हो जाएगा और ये भी मेरा फाई हो जाएगा, दोनों फाई फाई। तो ये सिमेट्रिक ब्लेड हो गई। क्या हो गई? सिमेट्रिक ब्लेड। नाउ आपने जो प्रोजेक्ट किया है या जो आपने जेट फ्लो करवाई है वो करवाई है टू दी सेंटर ऑफ दी ब्लेड। ब्लेड पे आपका जो जेट जा रहा है, जेट इज, या एक काम करें इसको इंपैक्ट ऑफ जेट बना देते हैं, इंपैक्ट ऑफ जेट एट सेंटर ऑफ सिमेट्रिक ब्लेड, सेंटर ऑफ द ब्लेड। ठीक है, ये हो जाएगा राइट। डेरिवेशन में एंगल सेम, लेकिन ये थोड़ा सा आपको मैं अभी बताता हूं, इसमें हमको थोड़ा सा दूसरा चाहिए है ना। अभी आपने जो डेरिवेशन की थी उससे हट के थोड़ी सी हम बात करेंगे यहाँ पे। ठीक, करते हैं बताता हूं 2 मिनट में बस। देखो, तो यहां तक की बात अगर क्लियर है तो आप समझो कि हमने यहां से फ्लो करवाया, हमने फ्लो करवाई अपनी ब्लेड के ऊपर कुछ जेट को, और जेट जब आगे पहुंची, जेट जब आगे पहुंचती है तो वो हिट करती है किसको? वो आपके ब्लेड के सेंटर को हिट करती है यहां पर। करी? ठीक है, तो जहां पर एंट्री होगी उसको हम पॉइंट नंबर 1 दे देते हैं। बनी सी बात है, जहां पर एंट्री होगी उसको हम लोग पॉइंट नंबर 1 देते आए हैं, तो हमने यहां से भी पॉइंट नंबर इसको 1 दे दिया। एंट्री का पॉइंट हो गया आपका 1। अब आप मुझे बताइए ब्लेड मूविंग होगी या रेस्ट पर होगी? आप बोलेंगे सर मूविंग ही होगी, क्योंकि रेस्ट पर करवाकर मुझे अपनी एनर्जी वेस्ट थोड़ी करना है, हम तो मूविंग वाली ब्लेड बना रहे हैं। तो क्या ब्लेड की भी वेलोसिटी कुछ होना चाहिए? यस, ब्लेड की वेलोसिटी भी कुछ होना चाहिए। और आपने शुरू से जो सिमेट्रिक में एक चीज ली है वो क्या ली है कि ब्लेड और वेन की वेलोसिटी की जब बात की जाए तो वो कितनी होती है? वो होती है आपकी यू। ठीक है, यू वेलोसिटी से आपकी ब्लेड मूव कर रही है। नाउ यू आर प्रोजेक्टिंग और यू इंपैक्टिंग अ जेट ऑन द ब्लेड। कितनी वेलोसिटी से? सर हम हमेशा जेट की जो वेलोसिटी लेते हैं वो हमारी कितनी होती है? v होती है। ये जो यहां पर आया ये क्या है? ये जेट वेलोसिटी है। ये किसकी वेलोसिटी है? जेट वेलोसिटी। लेकिन आप खुद मुझे बताइए, क्या ये जेट की जो वेलोसिटी है उतनी वेलोसिटी से ही मेरा इंपैक्ट मुझे मिल पाएगा? क्या जितनी वेलोसिटी से मैं इसको भेज रहा हूं उतनी वेलोसिटी का इंपैक्ट मुझे मिलेगा? आप लॉजिकली कहेंगे कि नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आपने यहां तो वेलोसिटी v रख दी, लेकिन मुझे बताओ क्या ये ब्लेड आगे नहीं बढ़ रही थी? ये ब्लेड आगे बढ़ रही थी, और किससे बढ़ रही थी? वो u वेलोसिटी से बढ़ रही थी। तो अल्टीमेटली मेरे रिलेटिव वेलोसिटी के बराबर ही मुझे इंपैक्ट मिलेगा। किसके बराबर मिलेगा? रिलेटिव वेलोसिटी के। तो देखो, मैंने कहा कि ये जिस जिस वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, अगर मैं आप लोग थोड़ा सा वेक्टर समझे तो मैं वेक्टर के थ्रू समझाना चाहूंगा। मान लीजिए टोटल वेलोसिटी इतनी है, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर आपने बनाया, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आपने बनाया टोटल वेलोसिटी v। हमने जब जेट से भेजा तो इतना गया। सर ये u वेलोसिटी से आगे बढ़ रही थी, कितने से? u से। तो देखो ये u हमने यहां बना के बताया, एक्चुअल में यही बना देना था पर जगह नहीं थी। u वेलोसिटी से आगे बनाया, तो u वेलोसिटी को सर तो कम कर दो पहले तो। u वेलोसिटी को कम कर दो, क्योंकि आपने भेजा v से जरूर है, आपने v से भेजा है, लेकिन आपकी ब्लेड u से आगे बढ़ रही थी, तो आपके पास रिलेटिव थोड़ी ना v रह जाएगा। आपने कहा सर थोड़ी सी वेलोसिटी लॉस होगी ड्यू टू द मोशन ऑफ द ब्लेड, और वेलोसिटी में लॉस आपने कहा किसके बराबर होगा? हमारी ब्लेड की वेलोसिटी, तो मैंने यहां पर उसको माइनस कर दिया। तो ये रिमेनिंग कितना बचेगा? टोटल था v, उसमें से गया u, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो आपको फाइनल इस टिप पर मिलेगी वो v माइनस u मिलेगी। ठीक है, आप लोग को अगर ये डायग्राम क्योंकि बना हुआ है, अगर मैं अभी बनाता आपके सामने तो मैं इसको एक एक बात लिख कर फिर बताता तो शायद आप ज्यादा अच्छे से समझते, लेकिन मैंने ये डायग्राम इसलिए लिया टू सेव योर 1 और 2 आवर्स। अभी मैं जितनी चीजें लूंगा मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो है वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीजों को मुझे लिखना ना पड़े, ताकि आप चीजों को एक्चुअल में जल्दी खत्म करके और आगे बढ़े। आपको जो याद करना होगा उसको मैं मार्क करूंगा बिल्कुल डेफिनेटली। ठीक है, सही है ना? क्योंकि बहुत टाइम लगता है यार बनाने में ये, और कल तो मेरे से ब्लेड नहीं बन रही थी।
ठीक, इसलिए मैंने आज एक और काम किया है, अभी आप देखो कि आप हंसोगे मुझ पे, मैंने ब्लेड लेके रखी हुई है आगे, कि ब्लेड ले लूंगा बस, अब मैं आपको इस ब्लेड से जल्दी जल्दी समझा दूंगा। हाँ, बस वो है कि थोड़ा सा बताते समय पूरा एक साथ पिक्चर दिखती है ना, तो बुकिश लैंग्वेज हो जाती है, वो बुक टाइप का दिखने लगता है, पर कोई बात नहीं, समझो। तो अल्टीमेटली ये मेरी एंट्री पर, ध्यान से सुनना, ये मेरी एंट्री पर रिलेटिव वेलोसिटी आई। एंट्री पर रिलेटिव वेलोसिटी आई तो देखो ये VR1 लिख दिया मैंने, कितना आएगा V माइनस यू, ठीक है, यहां तक ठीक है सर। अब आपका फ्लो जो होगा उसको अगर आप ध्यान से देखें, आपके फ्लो को अगर आप ध्यान से देखें, तो फ्लूइड जो है, फ्लूइड बाहर निकलेगा कैसे, आ रहा था ऐसे, है ना, ये आपकी क्या है, जेट आ रही है फॉर एग्जांपल, मैं मिटा दूंगा बाद में, ये आपकी जेट आई, और जेट का आधा पानी या आधा फ्लूइड जो है वो इधर जाएगा और आधा जो है वो इधर की तरफ जाएगा। दैट्स व्हाई आप यहां देखेंगे हमने यहां पर भी m/2 लिखा हुआ है, और यहां पर भी लिखना था लेकिन लिखा नहीं है, m/2 हो गया। ठीक है, अब समझना जरा ध्यान से। एंट्री का पॉइंट 1 है और एग्जिट का पॉइंट 2 है, एंट्री का पॉइंट 1 है, एग्जिट का पॉइंट 2 है, ये रहा वो पॉइंट 2 और ये रहा वो पॉइंट 2, समझ गए आदित्य, ये वो पॉइंट्स होते हैं जो एग्जिट होते हैं, मैंने लिखा है ये एग्जिट है और ये भी एग्जिट है, आधा फ्लूइड ऊपर निकल जाएगा, आधा फ्लूइड इधर की साइड से नीचे आएगा। ठीक, कल से रवि राफेल के पीछे पड़ा हुआ है, देखना रवि तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन ना आ जाए कहीं। और ये जो है इसी को हम कहते हैं सेमी हेमिस्फेरिकल ब्लेड, ये क्या कहलाती है, सेमी हेमिस्फेरिकल ब्लेड कहलाती है, अभी आगे एक बार और आएगी फिर तब पढ़ेंगे, पर अभी ठीक है। नाउ अब आपको याद हो अगर, तो हमने कहा था आपसे कि जो आपकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है दैट इज योर वर्ल्ड वेलोसिटी, और जो आपकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट होता है दैट इज योर फ्लो वेलोसिटी। नाउ आप ऊपर वाला ग्राफ देख लें, ऊपर वाला वेलोसिटी ट्रायंगल देखें या नीचे वाला वेलोसिटी ट्रायंगल देखें, इट इज डिक्टो एंड बिल्कुल सेम। क्यों, क्योंकि हमने अपनी ब्लेड जो ली है वो सिमेट्रिक ब्लेड ली है, पहला पॉइंट सिमेट्रिक ब्लेड ली है। सेकंड पॉइंट की ब्लेड की फिनिशिंग जो है वो टॉप क्लास है, इसलिए कभी भी आपका मास जो है आप कंसीडर करके चलते हैं कि हाफ ऑफ द मास फ्लो रेट अबव, मतलब ऊपर पॉइंट से बाहर होगा और हाफ ऑफ द नीचे से। ठीक है, वर्ल्ड एंड लिफ्ट नहीं, फ्लो वेलोसिटी। ठीक है, हाँ वो क्यों बोलेंगे लिफ्ट या कुछ, वो मैं आपको एक बार बाद में बताऊंगा थोड़ा सा, लेकिन लिफ्ट एग्जैक्टली वर्ड नहीं है, फ्लो और वर्ल्ड के नाम से ये चलता है। अब देखो यहां से क्या होता है, जब आप केवल इस नीचे वाले वेलोसिटी ट्रायंगल को देखो, यहाँ क्या हो रहा है, जब आपका फ्लो बाहर आएगा तो बाहर आते समय वो कुछ इस डायरेक्शन टेंजेंशियली बाहर होगा क्या, आप कहेंगे बिल्कुल सर, कैसे बाहर आएगा, टेंजेंशियली बाहर आएगा। तो देखेंगे आप, आपने ये टेंजेंशियली उसको बाहर निकाला, आपका फ्लूइड यहां से टकराने के बाद बाहर आया, तो उसका फाइनल जो वेलोसिटी दिखेगी आपको वो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, जो फाइनल दिखेगी वो रिलेटिव होती है। तो ये रहा वो आपका VR2, क्या हो गया, ये VR2 हो गया। अब इस VR2 का मतलब है वेलोसिटी या रिलेटिव वेलोसिटी एट एग्जिट, 2 का मतलब होता है एग्जिट, तो ये VR2 बन गया। सर इसके कंपोनेंट करिए, इसके कंपोनेंट जब हम करेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट विल बी योर VF2, जो कि आपका क्या हो जाएगा, फ्लो वेलोसिटी हो जाएगी, है ना। एक मिनट में ये देख लेता हूं कि मैंने ये सब लिख दिया है या नहीं लिख दिया है, हाँ लिखा हुआ है, आपका VF2 क्या हो जाएगा, फ्लो वेलोसिटी। इसी प्रकार यहां पर भी अगर आप कहेंगे तो ये भी आपका VF2 ही होगा, है ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, VF2 हो जाएगा। ठीक, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता है, अब ध्यान से सुनना, आप कहेंगे सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूरा क्यों नहीं लिया, तो आप एक बात और इमेजिन करिए कि जब आपने कल ब्लेड पर इंजेक्ट करवाया था हॉरिजॉन्टल, आपने ये एक केस ये पढ़ा था, देखो मैं बता देता हूं आपको, और आपने कल एक केस पढ़ा था जिसमें आपने ये वाली वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट बनाए थे, इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट बनाए थे, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनाए थे ना। ये जो आपने दोनों बनाए थे, ये आपने तब बनाया था जब ब्लेड जो थी वो स्टैटिक थी, ये ब्लेड कैसी थी, बिल्कुल स्टैटिक थी, रुकी हुई थी ये ब्लेड, ये कहीं नहीं जा रही थी। ठीक है, तब आपने कहा था कि ये VW हो जाएगा हमारा और ये हमारा VF हो जाता है, कहा था ना। तो अब आज क्या हो रहा है, ये ब्लेड पहले कैसी थी, मान लीजिए स्टैटिक है, ये अभी कैसी है, आप इसको मान लीजिए कि आपकी ब्लेड स्टैटिक हो गई, तब ये कंडीशन पर अगर ये ब्लेड मूव कर रही होती, क्या कर रही होती, मूव कर रही होती, तब ये वेलोसिटी इतनी थोड़ी ना आती यार, अपोजिट डायरेक्शन में ये वेलोसिटी इतनी थोड़ी ना आती, कुछ कम हो जाती। कितनी कम होती सर, जितनी स्पीड से ब्लेड आगे बढ़ती, जितनी स्पीड से ब्लेड आगे बढ़ती उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उतनी हम कम कर देते। ठीक है, जितनी आगे बढ़ती उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतनी हम कम कर देते, ये हमारा केस बनता और यही केस यहां पर बना हुआ है।
ब्लेड इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ u, तो अगर ब्लेड आगे बढ़ी u वेलोसिटी से तो u वेलोसिटी यहां पर कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो मेरा जो फाइनल मिलता मुझे vw इतना मिलना चाहिए था, वो केवल इतना ही मिला क्योंकि मैंने इसको माइनस कर दिया। तो आपका वर्ल्ड वेलोसिटी एट 2 इतनी हो जाएगी। सिमिलरली यहां पर भी वर्ल्ड वेलोसिटी एट 2 आ जाएगी जो यहां लिखी हुई है। ठीक, अब सुनिए, ब्लेड इधर आगे बढ़ रही है तो v हमने इधर माइनस कर दिया है, v हमने इधर, u हमने इधर माइनस किया। ठीक, फ्लो वेलोसिटी तो आपको पता है वर्टिकल कंपोनेंट होगा, हो गया। आपने कहा था अब आपके पास यहां पर कुछ एंगल है, फाई और बीटा वगैरह ये सब एंगल है, ये केवल एंगल लिए हुए हैं, ये रिजल्टेंट दिखाने के वगैरह से वेलोसिटी ट्रायंगल ऐसा बनता है। तो अब मुझे बताओ ये 2 पॉइंट का ये वेलोसिटी डायग्राम आपको समझ में आया क्या? अगर मैं आपसे कहता हूं कि ब्लेड इधर भाग रही है, सुनना ध्यान से, ब्लेड इधर भाग रही है, कितनी स्पीड से? u स्पीड से। ब्लेड इधर भाग रही है u स्पीड से, और आपका इस डायरेक्शन में आपने बनाया हुआ है u2, तो क्या जितनी ब्लेड उधर भागेगी उतनी ही अपोजिट डायरेक्शन में भी वेलोसिटी होगी? जितनी स्पीड से ब्लेड उधर भागेगी, क्या उतनी ही स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में भी आप ये वाली वेलोसिटी कंसीडर करोगे जो आपने u2 लिखा है? और अगर u2 ये है तो ये भी तो u2 है, और u2 ही हमारा u2 ही u है, और u ही हमारा u1 है। अभी थोड़ी देर पहले एक आया था, देखो फिर से, कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं होना है। ये देखो यहां पर मैंने आपको डायरेक्टली बोल दिया था, क्या कहा था? u बराबर u1 बराबर u2 और ऐसा ऐसा। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर मेरे पास ब्लेड इज मूविंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ u, जिसको मैंने यहां पर u1 भी कंसीडर कर लिया, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ एंट्री और पॉइंट ऑफ आपका इनलेट आपका पॉइंट 1 होता है, तो u1 भी बोल सकते हैं। और जब बाहर निकलेगा तो बाहर फ्लूइड ऐसे निकल रहा है, लेकिन मैंने उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया है which is equals to u2, और this u2 is equals to u। सब बराबर, गुड, ठीक है, सब एक हैं, सभी एक हैं, बिल्कुल। तो अब इस डायग्राम में आप मुझे बता दीजिए आपको क्या बात समझ में नहीं आई, क्योंकि मैंने सब बता दिया है आपको। जैसा डायग्राम आपका नीचे बना है वैसा ही डायग्राम ऊपर बना हुआ है। दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ट्रायंगल, इसको वेलोसिटी ट्रायंगल कहते हैं। वर्ल्ड वेलोसिटी समझ में आती है? वर्ल्ड वेलोसिटी, फ्लो वेलोसिटी दोनों है आपके पास, है ना? ठीक है, चलिए, तो अगर इतना समझ में आता है तो अब यहां पर आपके पास बहुत सारी चीजें यहां पर डायरेक्टली लिख कर दे दी गई है आपको। ठीक है, जैसे आपने कहा सर v क्या होता है, आपने कहा v होता है जेट वेलोसिटी एट एंट्री, इसी को आप v लिख रहे हो, और जेट वेलोसिटी एंट्री पे आपने कितनी लिख दी? v, और जेट वेलोसिटी एट एग्जिट अगर हम लिखेंगे तो वो v2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? v2 हो जाएगी, जो कि यहां पर लिखी हुई नहीं है, हमें जरूरत भी नहीं है उसके भी। VW1 क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वेलोसिटी एट एंट्री। VW2 क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वेलोसिटी एट एग्जिट हो जाएगा। उसके बाद आप देखें, अरे उसके बाद आप देखेंगे आपके पास है VF1 एंड VF2। VF1 इज द फ्लो वेलोसिटी एट एंट्री, VF2 इज द फ्लो वेलोसिटी एट एग्जिट, एंड व्हाट इज U? U इज द ब्लेड वेलोसिटी, विच इज आखिरी में चल के आप क्या बोल देते हो? इट इज इक्वल्स टू U1 इक्वल्स टू U2 इक्वल्स टू U, है ना? ठीक है, देखो पावर डाउन है। अभी से अगर 20 मिनट के अंदर मैंने ये नहीं कहा आपको कि चलो क्लास बंद करते हैं, तो आप मुझे अलर्ट कर देना, अदरवाइज हमारी ये क्लास का गड़बड़ हो जाएगा। पावर डाउन है, पहले से बता देता हूँ, 20 मिनट और बैकअप है हम अपने पास क्लास के लिए, ठीक है ना? चलिए, तो अब जब आपके पास सिमेट्रिक ब्लेड आती है तो यहां से आपको एफिशिएंसी लिखना है, इसकी क्या लिखना है? एफिशिएंसी। और यहीं से हमारा मामला अब आगे टरबाइन की तरफ बढ़ेगा, ठीक है? एफिशिएंसी ऑफ सिमेट्रिक ब्लेड, सिमेट्रिक कर्व्ड वेन। ठीक, चलिएगा समझना थोड़ा सा। एफिशिएंसी कैसे लिखोगे? एफिशिएंसी आप कैसे लिखोगे? तो एफिशिएंसी लिखी जाएगी आपकी आउटपुट बाय इनपुट से। आउटपुट बाय इनपुट अगर निकालोगे तो आपको पावर आउटपुट निकालना पड़ेगा, और पावर आउटपुट निकालने के लिए आपको पता है वी विल कैलकुलेट नथिंग बट द वर्क डन पर सेकेंड, है ना? वर्क डन पर सेकेंड निकालना है। व्हाट इज वर्क डन पर सेकेंड? सर इट इज इक्वल्स टू एफ इंटू पावर आउटपुट लेना है, एफ इंटू यू आपका, और किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। जो भी एक डायरेक्शन कंसीडर करना हो ले लो, एफ एक्स डायरेक्शन ले लो, उसमें यू का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिला देगा? आपको वर्क डन मिला देगा, है ना? तो इसको आप क्या बोल सकते हो? फोर्स किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में, इनटू आपकी ब्लेड की वेलोसिटी। और ब्लेड की वेलोसिटी पिछले वाले डायग्राम में आप देखेंगे कि आपने एक्स डायरेक्शन में कंसीडर की हुई है।
ब्लेड की वेलोसिटी आपकी एक्स डायरेक्शन में कंसीडर है, इसलिए मैं फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लिखा हूं। ठीक है, क्लास ऑटोमेटिक बंद हो सकती है, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन अभी देखते हैं। एफ एक्स निकालने के लिए यू विल कैलकुलेट द मोमेंटम मोमेंटम रेट मोमेंटम रेट कहां पर? एट एंट्री माइनस मोमेंटम रेट एट एग्जिट, है ना। देखो क्या होता है ना, जब आप बेसिक से पढ़ते हो ना, तो फिर आपका डिफिकल्ट कैलकुलेशन या डिफिकल्ट डेरिवेशन भी आ जाएगा ना, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। जैसे अब ये अभी आप लोगों को मैं डायरेक्टली ये पहले दिन यही पढ़ाने लग जाता अगर गलती से भी, तो क्या होता हमारे साथ कि हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे आ गया मोमेंटम रेट, कैसे आया एंट्री पर, कैसे आया एग्जिट पर, कैसे आया, कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए आपको पढ़ना जरूरी होता है। एंट्री पर मोमेंटम रेट लिखेंगे तो हम m इंटू वी लिखते हैं, और एंट्री पर मेरी वेलोसिटी है v। एंट्री पर मेरी वेलोसिटी कितनी है? v है। ठीक है क्या ये सही है? या फिर मैं इसको ये कह दूं कि मेरी यहां पर देखो एंट्री पर मेरी वेलोसिटी कितनी है, यहां पर मेरे v वेलोसिटी से ही मैं एंटर करवा रहा हूं, तो रिलेटिव तो अलग चीज है। आपको जो फोर्स लिखना होता है तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि एंट्री पर कितनी है। लेकिन आपका उसी समय अगर मैं कहूं कि ये जो है आपकी एंट्री पर वेलोसिटी किसके बराबर है? वीडब्ल्यू। हाँ, जेट की ब्लेड वगैरह, जेट और ब्लेड सब पढ़ लिया है हम लोगों ने। और यहां से जब आप लिखोगे एग्जिट पर, तो देखो एग्जिट पर एक ब्लेड से आधा निकलता है। एक ब्लेड से जो एग्जिट पे जाता है वो कितना जाता है? आधा। पावर आ गई है, ठीक है। तो जेट से जब बाहर निकलता है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्स में ही लेना है, तो हॉरिजॉन्टल पे कौन हो जाएगा हमारा? हॉरिजॉन्टल पे हमारी वर्ल्ड वेलोसिटी हो जाएगी। कौन हो जाएगी? वर्ल्ड वेलोसिटी। हमने कहा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारी कितनी होती है? वो होती है हमारी VW2। ठीक है, लेकिन मुझे बताओ VW2 किस में? माइनस में। VW2 किस में? माइनस में। क्यों? क्योंकि हमने इधर जो आपने V को कंसीडर किया, इसको प्लस किया है, तो आपकी VW2 नेगेटिव में होना चाहिए। फिर आप लिखोगे प्लस प्लस अदर हाफ ऑफ द ब्लेड से आपका मास फ्लो रेट कितना होगा? m/2 m.2 होगा, और माइनस ऑफ फिर से आपका VW2 हो जाएगा। आप इसको क्लोज कर सकते हैं। इस V को आप m डॉट इंटू, क्या इसको लिख सकते हैं आप VW1? एंट्री पर जो वर्ल्ड वेलोसिटी लिया उसको अपन ने VW1 लिया है, माइनस यहां से हम सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान से देखना। हाफ एंड हाफ, दिस माइनस एंड माइनस। आवाज क्लियर है? जल्दी से बताइए, बता देता हूँ फिर से थोड़ा सा। हाँ, एक्चुअल में ना आप लोग आदित्य सही बोल रहा है। मुझे ये आप जब कमेंट करते हैं ना, तो वॉइस के लिए ना आप स्पीकर बना के भेजें, तो मुझे थोड़ी जल्दी समझ में आ जाता है। क्या मैं देख नहीं पाता हूँ। जैसे ही रवि ने भेजा ना, तो मुझे लगा कि ठीक ठीक अब आ गई होगी। चलो बोलू, अब तो वॉइस क्लियर है ना दादा?
जल्दी बताओ यार, बहुत सारा पढ़ना है जी। चलो ठीक है, देखो मोमेंटम रेट की बात कर रहे हैं हम लोगों ने। फिर से मैं बोल देता हूँ, पावर आउटपुट और पावर इनपुट वगैरह निकालना चाह रहा हूं मैं। पावर आउटपुट जब निकालूंगा तो आप सब लोगों को होता है पावर आउटपुट कैसे निकालते हैं हम लोग। पावर आउटपुट निकालते हैं वर्क डन पर सेकंड से। वर्क डन पर सेकंड निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम जो आप लिखोगे वो वेलोसिटी हो जाएगा, तो फोर्स इंटू वेलोसिटी आपका ये हो जाएगा। तो आपने यहाँ लिख दिया कि फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आप जब वेलोसिटी लिखोगे तो वो ब्लेड की वेलोसिटी होगी, क्योंकि आउटपुट आपको ब्लेड पर ही मिलता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके लिए फोर्स निकालने का तरीका क्या है, मोमेंटम एट एंट्री माइनस मोमेंटम ऑफ एग्जिट, मोमेंटम रेट एट एग्जिट। जब आप इसको तरीकों से सॉल्व कर लोगे तो आप एफएक्स ले लोगे और आपका पीछे जो है आपकी वेलोसिटी जो है ब्लेड की वेलोसिटी वो चल रही है। नाउ अगर मैंने एंट्री पर वेलोसिटी देखी या एंट्री पर मोमेंटम देखा तो एंट्री पर मोमेंटम कितना आएगा, एंट्री पर मोमेंटम आएगा m इंटू वी, विच इज मोमेंटम रेट लिखना होगा तो m डॉट v हो जाएगा, क्योंकि मेरी एंट्री पर वेलोसिटी कितनी होती है, v होती है। नाउ अगर आप एग्जिट पर मोमेंटम रेट लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे m डॉट बाई टू, क्योंकि आधी ब्लेड या ब्लेड जो है ऊपर आपकी वेन जो है उससे जब फ्लो जो होगा तो वो m डॉट बाई टू के बराबर होगा, और उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी जो आएगी वो अपोजिट टू दी फ्लो वेलोसिटी या अपोजिट टू दी हमारी ये जो ब्लेड की वेलोसिटी वो आ रही है, इसलिए हम उसको नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव ऑफ VW2 हो जाएगा, यानी कि वर्ल्ड वेलोसिटी एट 2। और फिर अदर हाफ ब्लेड से भी सिमिलर आपको केस मिलने वाला है, मतलब m नॉट बाई टू माइनस VW2 हो जाएगा। माइनस माइनस दोनों ऐड होने वाले हैं, हाफ एंड हाफ आपका पूरा टोटल 1 हो जाएगा। तो क्या यहाँ से कह सकते हैं माइनस बाहर निकालिए, m डॉट इंटू VW2 हो जाएगा, और ये पीछे जो है आपका ये हमारी ब्लेड की वेलोसिटी है ना। यहाँ से सॉल्व करोगे तो कैन वी राइट कि v बराबर VW1, डायग्राम में देख सकते हैं आप, आपको डायग्राम में बताया था कि इसी को आप वर्ल्ड वेलोसिटी कहते हैं। वर्ल्ड वेलोसिटी एट एंट्री कितनी हो जाती है, VW1, और आपका ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारी फाइनल एफिशिएंसी जो बनेगी, सॉरी पावर आउटपुट जो बनेगा वो कितना बनेगा, मास फ्लो रेट इंटू VW1 और प्लस VW2। तो इसको कॉमन निकाल लीजिए, m डॉट आया VW1 प्लस VW2। और भाई साहब, क्या आप लोगों को मैंने कल ये बताया था कि वी कंसीडर टोटल वर्ल्ड वेलोसिटी, क्या चीज, टोटल वर्ल्ड वेलोसिटी जो होती है वो VW1 प्लस VW2 के बराबर होती है। और अगर हम ये कंसीडर करते हैं, है ना, अजम्पशन है ये हमारा, केवल क्या है, ये अजम्पशन है, इसको कोई वो नहीं रखोगे आप, अजम्पशन से आया है, आप इसका कोई फैक्ट मुझसे नहीं पूछ सकते और ना आप जान सकते हैं, क्योंकि अजम्पशन है। तो आउटपुट पावर जो होता है, आउटपुट पावर इज m डॉट v वर्ल्ड। ठीक है, इनपुट पे भी लिखना है, इनपुट पे भी लिखना पड़ेगा। इनपुट पे क्या आ रही थी, काइनेटिक एनर्जी। इनपुट पर कौन आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी तो आपको सबको पता है, तो पावर इनपुट में अगर लिखना चाहूं तो मैं लिख रहा हूं पावर इनपुट। पावर इनपुट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो पावर इनपुट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड, और काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड इज हाफ इंटू m डॉट और v स्क्वायर, हाफ इंटू, ठीक है ना, चलेगा, ठीक। एफिशिएंसी लिखना चाहते हैं, हर बार की तरह इसकी भी एफिशिएंसी आप लिख देंगे, कितनी आ जाएगी एफिशिएंसी, पी आउटपुट बाय पी इनपुट, या वर्क डन पर सेकेंड डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड। एफिशिएंसी के मामले में हम लिखेंगे यहां से मास फ्लो रेट के टर्म में लिखें, कि हम लोग इसको लिख सकते हैं किसके टर्म में, हमारे रो एवी के टर्म में भी लिख सकते हैं। आप कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलो करके देखते हैं। मास इंटू, इसको फिर से मैं मास फ्लो रेट इंटू बी लिख देता हूं, और आपका हाफ इंटू m डॉट इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही कुछ होगा, ये VW है, वर्ल्ड वेलोसिटी है, ये आपकी टोटल, इसको आपने जो यहां से लिखा था ना वो लिख दिया है वर्ल्ड वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, और अगर इस तरीके से लिखना चाहें तो यार इसका मैंने फिर से, क्यों इसका हम लोग यू भूल रहे हैं क्या, यू क्यों भूल जाते हैं बार बार, यू है ना, ये यू है ना पीछे, इसको हम बार बार भूल रहे हैं। ये देखो यू यू चलेगा, यू यू, ठीक है। तो यहां से आप यू भी लिखेंगे, यहां से आप
या फिर इसको आप ऐसे लिख दीजिए m डॉट इंटू यू VW1 प्लस VW2 डिवाइडेड बाय कितना, हाफ ऑफ m डॉट इंटू v का स्क्वायर। कुछ कैंसल आउट जो हो रहा है उसको कर दीजिए और आपके पास अल्टीमेटली जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला बचेगा वो 2 कहां चले जाएगा ऊपर, तो 2u VW1 प्लस VW2 डिवाइडेड बाय कितना, v स्क्वायर। ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। ठीक है, वही अब इसको करना अगर चाहो तो आप करना कि इससे कितनी मैक्सिमम आएगी, लेकिन इसको पूछा नहीं जाता क्योंकि ये फॉर्मूला इसलिए नहीं लिखवाया है आपको कि आपको मैक्सिमम निकालना है ना। अभी मैक्सिमम नहीं निकालेंगे, अब इसको यूज करेंगे हम लोग डायरेक्टली आगे जब हम पढ़ेंगे। 2u वर्ल्ड वेलोसिटी, 2u वर्ल्ड वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आपकी इनलेट पर जो वेलोसिटी है वो उसका स्क्वायर। ठीक है, यहां तक बात उम्मीद करते हैं कि ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आगे में हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो देखिए मैं आपको रेडियल फ्लो ऑफ रनर बताने जा रहा हूं। क्या बताने जा रहे हैं, एक एक केस में आपको रेडियल फ्लो ऑफ रनर ऐसा बताया जाएगा और एक केस में आपको रनर एक और बताया जाएगा। दो टाइप का रेडियल फ्लो होता है। इसमें से ये वाला फॉर्मूला पूरा डिपेंड करेगा रवि। यहां पर एक एक चीज जो है ना उसका अलग अलग मामला है। आपने अभी क्या लिया, अभी आपने क्या लिया, आपने लिया सिमेट्रिकल कर्व्ड ब्लेड। आपने कौन सी ली, सिमेट्रिक कर्व्ड ब्लेड ली थी। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला कहां जाके अटके, आप एफिशिएंसी ये निकाल कर लाए। जब आपने फ्लैट ब्लेड ली थी, आपने जब पढ़ा तो आपने फ्लैट ब्लेड भी ली थी और उस समय जो आपकी एफिशिएंसी आती है उसका फॉर्मूला ये रहा। देखो यहाँ पर है 2 और v स्क्वायर नीचे सेम है, लेकिन यहाँ पर uv माइनस यू स्क्वायर है। और अभी हम कहां पहुंच चुके हैं, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं u इंटू वर्ल्ड वेलोसिटी, u इंटू सम ऑफ वर्ल्ड वेलोसिटी एट इनलेट एंड आउटलेट। तो ये डिफरेंस छोटे छोटे से हैं। इसी टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन भी अभी अभी बनेगा। और मोगली का औजार, हाँ चलो ठीक है, मोगली के औजार पे आ जाते हैं। तुम बोल रहे हो तो मोगली का औजार पढ़ते हैं। तो अब मैं आपको दो बातें पढ़ाने जा रहा हूं। एक क्या है, एक है हमारी पढ़ना हमें रेडियल फ्लो ही है। रेडियल फ्लो पढ़ना है, दो टाइप का होता है। किसका, रेडियल फ्लो रनर का दो टाइप का होता है। एक होता है हमारे पास इनवर्ड रेडियल फ्लो और अदर वन इज आउटवर्ड रेडियल फ्लो। आगे चल के आप दो चीजें पढ़ेंगे, वन इज पंप एंड अनदर इज टरबाइन। पंप और टरबाइन जब पढ़ाए जाते हैं तो वहां पर आपको ये देखना होता है कि किसमें फ्लो इनवर्ड हो रहा है और किसमें आउटवर्ड। तो कॉमनली अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका जब भी कभी पंप होगा तो देयर विल बी आउटवर्ड रेडियल फ्लो होगा, और जब कभी आप फ्रांसिस टरबाइन पढ़ेंगे तो यू विल गेट इनवर्ड रेडियल फ्लो। फ्रांसिस टरबाइन की पहली लाइन होती है ये, फ्रांसिस टरबाइन की पहली लाइन ही ये है कि फ्रांसिस टरबाइन किस टाइप का टरबाइन है। आप कहेंगे इट इज रेडियल इनवर्ड फ्लो टरबाइन। कैसा है, रेडियली इनवर्ड फ्लो टरबाइन। ठीक है, ये जो बनाया है, ये क्या बनाया आपके सामने इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे आपको याद दिलाना है कि ये क्या है। आप बताइए ये क्या है। ये हमारा रनर है और इसके अंदर यहां पर शाफ्ट लगी होगी, हाँ या ना। ठीक है, ये हमारा रोटर या रनर हो गया, उसके अंदर ये रेड कलर से जो दिख रहा है वो शाफ्ट हो गई यहां पर। किसी को कोई समस्या। अब ध्यान से देखना, मैं इसको, अरे यार ये है ना गड़बड़ कर रहा है, रुको। चलो ठीक है भाई, हम निपटेंगे। ठीक है, देखो अब हमने कहीं पर ब्लेड्स लगा दी कुछ इस तरीके से।
समझ गए? ठीक है, ये लीजिए। ठीक, अगर मेरा फ्लो जो है वो कैसा जाना चाहिए, इसमें लिखा है इनवर्ट। इनवर्ट का मतलब होता है फ्लो यहां से जाए अंदर की साइड, तो यहां से अंदर की साइड जाए, इसको बोलते हैं इनवर्ट फ्लो। ठीक है, ये आपका पॉइंट जो हो जाएगा वो एंट्री पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये एंट्री पॉइंट। फ्लो किधर जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, और अंदर की तरफ जाकर फ्लो यहां से आपका कुछ इस तरीके से मुड़कर अंदर चले जाएगा, इसको बोलते हैं रेडियल इनवर्ट फ्लो। इसको क्या कहते हैं? रेडियल इनवर्ट फ्लो। जो किसमें होता है? तो ये होता है सर हमारे जो फ्रांसिस टरबाइन है उसमें। फ्रांसिस टरबाइन इज रेडियल इनवर्ट फ्लो। और ये जो हो गया ये हमारा रनर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रनर। ये क्या हो जाएंगी? ये ब्लेड्स हो जाएंगी, ये वेन भी हो जाएंगी, इनको वेन्स भी कह देते हैं। ठीक है, फ्लो अंदर की तरफ होता है। कोई समस्या इतने में है ना? और अगर आप देखें तो टेंजेंशियली होती है तो एंट्री पॉइंट, एंट्री क्या होती है? तो एंट्री होती है टिप ऑफ ब्लेड पर। कहां होती है? टिप ऑफ ब्लेड। बोलने को टिप ऑफ ब्लेड्स होता है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि हमेशा टेंजेंशियली जाता है। किधर जाता है? टेंजेंशियली। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका इनवर्ट रेडियल फ्लो के लिए। सिमिलरली आप बनाएंगे तो अब मैं काम करता हूं, गेम प्ले करता हूं कि इसको हम लोग यार, चलो वन मोर टाइम। ठीक, अब इसको मैं फटाफट बना दूंगा थोड़ा सा। ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा रोटर या रनर या जो भी आपको समझना है वो हो गया ये। ठीक है, इसके अंदर ही कर दीजिए। और हमारे पास ये जो ब्लेड्स हैं इनको भी आप, इन ब्लेड्स को भी आप क्या करेंगे? यहां पर लगा देंगे। यार चलो, ठीक है, अभी मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ लास्ट बार, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसको हमने लगा दिया। ठीक, फ्लो अगर अंदर से बाहर आ रहा है, कहां से बाहर आ रहा है? फ्लो अगर अंदर से बाहर आ रहा है, देन जो ये आपका कहलाएगा, ये कैसा कहलाएगा? ये कहलाएगा आउटवर्ड रेडियल फ्लो, और आपका ये हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल पंप। टिप एंट्री टेंजेंशियल सर पेज पर, हाँ वो कर लेता, लेकिन वो गड़बड़ी है कि सब लिख दिया था ना उस पर। ठीक है, क्लियर? कर सकते हैं इसका। अगर आप देखेंगे तो आपको दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है। अंदर से बाहर की तरफ निकलने वाला जो फ्लो होगा वो क्या कहलाएगा? अंदर से बाहर वाला आउटवर्ड कहलाता है, और जो बाहर से अंदर जा रहा है वो कैसा कहलाएगा? तो इनवर्ट कहलाएगा। ये दोनों डायग्राम आपके पास सामने है। ठीक है, बोलिए, है ना? आउटवर्ड। तो इसका इनलेट पॉइंट कौन सा बनेगा? क्या ये पॉइंट इनलेट पॉइंट बनेगा और ये वाला पॉइंट आउटलेट पॉइंट बनेगा? क्या इनलेट पॉइंट बनेगा और आउटवर्ड बनेगा? तो यहां से आप क्या कह सकते हैं कि दिस पॉइंट इज द रूट ऑफ ब्लेड। ये क्या कहलाएगा? रूट ऑफ ब्लेड कहलाएगा। और ये क्या है? ये है एंट्री। एक्चुअल में रूट ऑफ ब्लेड क्या है? एंट्री पॉइंट ऑफ
एंट्री ऑफ फ्लूइड, अंदर से बाहर आ रहा है पंप के केस में। और यहां पर आपका कौन सा पॉइंट 1 कहलाएगा, यहां पर आपका ये वाला टिप जो है वो 1 कहलाएगा, और ये जो पॉइंट आएगा यहां पर वो 2 कहलाएगा। ये पॉइंट्स जो है एग्जिट वाले क्या कहलाएंगे, 2 कहलाएंगे। ठीक है ना, ये हो जाता है। तो ये आपके क्या हुए, ये हुए आपके रेडियल फ्लो, और सारी बातें खत्म। अब हमें जो चीज पढ़ना है वो पढ़ना है टरबाइंस। और टरबाइन के केस में पहली चीज हम देखने जा रहे हैं, और देखने जा रहे हैं एक लेआउट। इसका लेआउट तो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक या फिर हाइड्रो पावर प्लांट का। हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिखा रहेगा तब भी ठीक है, और यस पंप जो है उसको आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लूइड को फ्लो ऊपर करवाना होता है, इसलिए उसमें रेडियली आउटवर्ड आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ये आपके पास एक टरबाइन है, मतलब सॉरी पूरा पावर प्लांट है ये। अब इस पावर प्लांट में कुछ कुछ बातें जो हैं वो मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। ठीक, ध्यान से देखना, ठीक है। और ये जो है आपका, ये जो है आपका, ये थोड़ा सा मैं आपको बनाकर बता देता हूं ताकि आप लोगों को कभी, फ्लूइड को आप कौन से कलर से लेना चाहेंगे ब्रो, आपने ये ले लिया, ये लीजिए, ठीक है। ये आपका यहां से फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ध्यान से देखना, जो टरबाइन की बात हम कर रहे हैं वो ये रहा टरबाइन, ठीक है। और ये रवि हाई हाई डिस्चार्ज, लो हेड, लो डिस्चार्ज, हाई रेट, स्पेसिफिक स्पीड कम, ये ज्यादा, वो सब अभी रुक जाओ, है ना, सब पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। आप मुझे बस टाइम दे दो थोड़ा सा, ठीक है ना, सब पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। अब आप यहां से देखो जरा, मैं आपको कुछ कुछ बताता हूं। ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर से, ये मैंने वाटर बनाया है। ये जो आपको पाइप भी दिख रहा है ग्रीन कलर वाला बड़ा सा पाइप, इसको कहते हैं पेन स्टॉक। क्या कहते हैं, पेन स्टॉक। अब बात ये है, इस डायग्राम में एक कमी थी, उसको पूरा करने के लिए मैंने यहां पर एक और डायग्राम लिया है। आप जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको अगेन जो पिछले वाले डायग्राम में है उसकी अगर मैं मैचिंग दिखाऊं तो ये रहा वो डैम। ये क्या रहा, डैम, या डैम की वॉल हो गई, ये क्या हो गई, डैम वॉल हो गई हमारे पास। और इसके पीछे जो है वो आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा है रिजर्वायर। रिजर्वायर वो चीज होती है, रिजर्वायर वो चीज होती है जहां पर बल्क अमाउंट ऑफ या इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हाइड्रो एनर्जी प्रेजेंट होती है। रिजर्वायर जो है इट इज अ सोर्स ऑफ, रिजर्वायर का मतलब क्या होता है, इट इज अ source of infinite hydro energy। इट इज अ सोर्स ऑफ इनफाइनाइट हाइड्रो एनर्जी। इतना पानी भरा होता है, इतना पानी भरा होता है जिसको हम लोग मानते हैं कि ये इनफाइनाइट सोर्स है। अब देखो यहां से आपने पहले तो एक टनल बनाया, टनल रिजर्वायर से कनेक्ट होगा, और फिर आपके यहाँ पर सर्ज टैंक में पानी जाएगा। किसमें जाएगा, सर्ज टैंक में। सर्ज टैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी मेंशन किया हुआ है, इसका यूज मैं आपको बताऊंगा। और इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो अब मैं बनाने जा रहा हूं। यहाँ ध्यान से देखना, सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्या देख पा रहे हो आप, ये देख पा रहे हो कि ऊपर जो है वो फ्री सरफेस है। क्या देखा आपने, फ्री सरफेस। सर्ज टैंक हमेशा ओपन टू एटमॉस्फेयर होता है, याद रखें इसको। ये कैसा होता है, हमेशा ओपन टू एटमॉस्फेयर होगा। नाउ एटमॉस्फेयर पे ओपन होने का कारण क्या है, तो हम इसको जब डिटेल करेंगे तब आपको बताएंगे कि ये किस चीज को कंपनसेट करने के लिए यूज किया जाता है। फिर आपका इस पेन स्टॉक के थ्रू पानी जो यहाँ आएगा वो किसी टरबाइन पर हिट करेगा, और टरबाइन आपके सामने है यहाँ पर बना हुआ, ठीक है। ये टरबाइन को हम बना देते हैं, ये रहा आपका टरबाइन, रेड कलर से आपको टरबाइन दिखेगा। और पेन स्टॉक को भी हम फ्लूइड फिल कर देते हैं, ये लीजिए पेन स्टॉक में फ्लूइड फिल हुआ, ठीक है, यहां तक बात। उसके बाद जो है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक में आपको हाइड्रो की बात आपने कर ली, नाउ यू आर यूजिंग अ जनरेटर, और जनरेटर के थ्रू आप क्या करते हैं, जनरेटर को रोटेट करके आप अपनी एनर्जी बना लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये टरबाइन का गेट वगैरह ये वो सब, और ये सब कुछ हाइड्रो टरबाइन वगैरह बने हुए हैं। रेड कलर का टरबाइन बना देता हूँ यार मैं आप लोगों के लिए, नहीं तो आप बोलोगे कि सर टरबाइन तो बनाया ही नहीं, ठीक है।
चलो, इसी तरीके का ये डायग्राम देखें, थोड़ा ज्यादा बेटर समझ में आ रहा है। क्या होता है जब हम किसी वाटर को कहीं पर रिजर्वायर में फिल करके रखते हैं, जब हमारा वाटर जो है वो रिजर्वायर में होता है, कहां होता है, रिजर्वायर में होता है, तो उसमें बहुत सारी एनर्जी होती है और उसकी टॉप सरफेस को हम लोग बोल देते हैं हेड रेस। बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैं आगे डिटेल करवाऊंगा इसका, लेकिन हेड रेस किसे कहते हैं? इट इज द टॉप सरफेस ऑफ द वाटर स्टोर्ड इन दी रिजर्वायर। याद रहेगा, इट इज द टॉप सरफेस ऑफ द वाटर स्टोर्ड इन द रिजर्वायर को हम क्या कहते हैं? हेड रेस कहते हैं। जब फ्लूइड यहां से फ्लो करेगा, पूरा आएगा, पेन स्टॉक के थ्रू होते हुए बीच में सर्ज टैंक होगा, सर्ज टैंक के थ्रू होते हुए वो पेन स्टॉक के थ्रू वापस नीचे आएगा और नोजल मिलेगी आगे उसको। ये जो दिखाई दे रही है यहाँ पर आपको, ये नोजल है। ये क्या है यहाँ पर? नोजल। नोजल जो है वो टरबाइन पर क्या करेगी? इंपैक्ट करेगी। ये टरबाइन की ब्लेड्स एक बनाई हुई है और ये टरबाइन की केसिंग बनी हुई है। ये केसिंग है, ठीक है, टरबाइन। तो हमने कहा कि टरबाइन को रोटेट करवाएगी। टरबाइन यहां से जैसे ही इंजेक्ट होगा तो ये टरबाइन रोटेट करने लग जाएगा। टरबाइन क्या करने लग जाएगा? रोटेट करने लग जाएगा। और इस सब का जो वाटर है वो जहां स्टोर होगा, दैट इज नोन एज टेल रेस। उसको हम क्या कहते हैं? टेल रेस। और टेल रेस भी एग्जैक्टली पता किसको कहते हैं? जहां पर पानी स्टोर होता है, या इसके बाद तो आप कैनाल वगैरह में भेज देते हो, तो जहां पानी स्टोर होता है उसकी सबसे टॉप सरफेस जो होती है ना, उसको टेल रेस कहते हैं। भाई डैम में जहां पानी भरा हुआ उसकी टॉप सरफेस को हम क्या कहते हैं? हेड रेस। तो जो हमारे टरबाइन के बाद जो पानी निकलेगा उसकी जो सबसे टॉप सरफेस होती है वो क्या कहलाती है? तो वो टेल रेस कहलाती है। ठीक है ये बात? ठीक है ना? अब क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। हमारे यहां पर जब हम इसमें फ्लो करवाएंगे तो देयर आर सम लॉस ड्यू टू दी फ्रिक्शन प्रेजेंट इन दिस पेन स्टॉक। आपने लॉसेस पढ़े ना, पाइप के थ्रू लॉस पढ़े थे। आपने कहा था कि जो पाइप में आपको मैंने एक डायग्राम बना के बताया था, यहाँ कोई डायग्राम बना था, फिर उसको नीचे लेकर आए थे, फिर यहाँ एक डायग्राम बनाया हुआ था, उसमें एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, लॉसेस बताए थे। आपको कहा था कि एक लॉस होता है HL, और जो कि आगे चल के हमारे HF यानी कि फ्रिक्शन लॉस के बराबर था। आप उसको बोलते थे FLV²। फॉर्मूला जो भी है छोड़ो, अभी HF फ्रिक्शनल लॉस की बात कर रहे थे, ठीक है। डार्सी वेजबर्ग इक्वेशन की बात यहां पर की जाएगी अभी। तो अब यहां से क्या बोल सकते हैं हम लोग, ध्यान से देखना। हमने कहा कि रिजर्वायर जो है, रिजर्वायर से इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी लेकर पेन स्टॉक के थ्रू, नोजल के थ्रू जब यहां से आगे फ्लो जाएगा तो उसकी एनर्जी किसके बराबर होगी? तो उसकी एनर्जी जो होगी वो इस Hg के बराबर होगी। और इसको जब हम हेड के टर्म में काउंट करते हैं तो इट इज नोन एज ग्रॉस हेड। इसको हम क्या कहेंगे? ग्रॉस हेड कहते हैं। अब जो इस इनलेट पर अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ लॉस ऑफ एनर्जी मिलेगा। लॉस ऑफ एनर्जी जो होगा उसको अगर आप माइनस कर देंगे तो आपके पास नेट हेड आ जाएगा, और नेट हेड को आप बोलेंगे H। आपके पास तीन हेड है यहाँ पर, यस 2GD, यस FLV²/2GD। तो तीन हेड है, एक है आपके पास Hg विच इज ग्रॉस हेड, अनदर इज H, मतलब आपका ये जो हो जाएगा नेट हेड हो जाएगा, और HF या HL जो भी कहना चाहें, ये आपका लॉस इन हेड हो जाएगा। क्लियर है? इसी डायग्राम को यहां पर भी अगर शो करें तो बिल्कुल सिमिलर बन रहा है। बस ये आपका जो जनरेटर है, इस जनरेटर को आप और कुछ कर दीजिए। ये लीजिए जनरेटर बन गया आपका, ठीक ना। जनरेटर को आप ऐसे बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्लियर यहां तक बात? किसी को कोई समस्या तो नहीं है इतने में? नहीं है तो फिर हम इसको डिटेल करेंगे कल, है ना। इसका जो टोटल है मैं आपको कल समझाऊंगा। जो इसका कंटेंट है, कौन सी थ्योरेटिकल चीजें आपके पेपर में आती है, वो पूरी बातें हम कल करने वाले हैं आगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग टरबाइन की एफिशिएंसी क्या होती है, टरबाइन की जो है वो कौन कौन से हेड्स होते हैं और कौन कौन से टरबाइन होते हैं, वो सारी बातें कल आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या यहां तक बात ठीक है? समझ में आया? ओके, चलो तो कल मिलते हैं आगे। थैंक यू सो मच। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, लेआउट तक, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे।